खाकान नजीब माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, पाकिस्तान सऊदी अरब ने इक़्तिसादी ताउन फ्रेमवर्क शुरू करने के हवाले से बात की है, तो इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा? गैस और तेल की कीमतों में क्या कमी आगे मुतवक्के है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए लेकिन एक तो यह है कि ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगा, ये जो आपकी इंगेजमेंट है सऊदी अरेबिया के साथ, किन एरियाज में, यानी कि फाइनेंस में, डिफेंस में, एक्सपोर्ट में। जो पहले सारी चीज़ जो थी उस तरह इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं थी, अब ज़रा इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगा। उससे यह है कि राब्ते भी बढ़ेंगे और जो की सेक्टर्स हैं जिसमें इस वक्त माइंस एंड मिनरल्स है, एनर्जी का सेक्टर है और फूड का है, मैं तो इन तीन को समझता हूं कि ये की हैं। और पाकिस्तान एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ पीपल टू सऊदी अरेबिया, आई थिंक इन चार एरियाज में आगे पेशरफ्त हो सकती है। सऊदी अरेबिया का ऑब्वियसली इंटरेस्ट जो है वो एक ऐसे मुल्क के साथ है जिसमें एक बड़ी पॉपुलेशन है, वो ITES को यूज कर सकते हैं, देन आर डिफेंस कैपेबिलिटी वो उसको यूज कर सकते हैं, और इसीलिए डिफेंस पैक्ट। सो आई थिंक कि जिस तरह हम चाइना और वेस्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, CPEC हो, अमेरिका के साथ टैरिफ्स का निज़ाम हो, रेयर अर्थ्स की एक पहली शिपमेंट जाना शुरू हुई है, उसी तरह हम फॉर्मलाइज करके एक कोशिश है कि सऊदी अरेबिया के साथ आगे बढ़े। बट इन दी एंड बात तो असल यही है ना मैम, कि अगर आप इन सब चीज़ों को चाहते हैं कि अमली जामा पहनाया जाए। मैं दो मिसालें देता हूँ। जब हिज रॉयल हाइनेस पाकिस्तान आए थे 2019 में, तो मैं टेबल पर था, $20 अरब के मुआहदे हुए थे उस वक्त। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि उसमें से क्या मटीरियलाइज हुआ, तो शायद कुछ भी मटीरियलाइज नहीं हुआ। वो हमारी रिफाइनरी की बात हुई थी। आज से 6 महीने साल पहले बहुत सी एंगेजमेंट्स हुई, उन एंगेजमेंट्स में $2.2 बिलियन की गुफ्तगू हुई। उसमें से सुनने में ये आता है कि $500 से $600 मिलियन जो है उसको मटीरियलाइज करने की तरफ आगे बढ़े। चले, दैट्स अ गुड स्टेप, any good step should be thought of like that. But ये सबको मटीरियलाइज करने के लिए जो हमारी रेड टेपिज्म है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, मैक्रो स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, ये सब काम, और फिर प्राइवेट सेक्टर की एंगेजमेंट उनके साथ। अब ये अगर इतना आसान होता तो पाकिस्तान की FDI $2 अरब पे क्यों रुकी हुई है? वो कौन सी हर्डल्स हैं, वो कौन सी रेड टेप है, वो कौन सी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं, वो कौन सी एनर्जी कॉस्ट्स हैं जो इसको रोके हुए हैं? ये मैं इसलिए पॉइंट आउट करता हूं कि आज से साल 2 साल बाद मैं फिर ना कहूं ये कि देखें 2019 में बात हुई $20 अरब की, और आज कुछ भी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं आई है। पाकिस्तान को सर्टेनली एक्सपोर्ट लेड इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक्सपोर्ट गैप्स चाहिए इन जगहों पे। बिसाइड्स द रेमिटेंस, हम बहुत ज्यादा भरोसा करना शुरू कर दिया है हमने $36 अरब की रेमिटेंस पर। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आप, क्योंकि माशाल्लाह से जैसे आपने खुद जिक्र किया कि आप टेबल पे भी मौजूद थे, तो आपको हुकूमत के साथ काम करने का, आलमी जो इदारे हैं मालियाती, उनके साथ काम करने का माशाल्लाह एक वसी तजुर्बा भी हासिल है। हम सर आम पाकिस्तानी जानना ये चाहता है कि MOU भी साइन हो जाते हैं, ऐलान भी हो जाते हैं, लेकिन फिर सिर्फ सिंपल आसान लफ्ज़ों में ये समझा दें कि वो मुआहदे तकमील तक क्यों नहीं पहुंचते, क्यों वहाँ यहाँ पे फिर वो सरमायाकारी जो है उस पर अमल क्यों नहीं होता? बिल्कुल। So that's a truly good question, right? So पहले तो ये देख लेते हैं कि फेडरल लेवल पे कौन से अदारे हैं जो इसके रिस्पॉन्सिबल थे आज से साल 2 साल पहले तक, जब SIFC नहीं बनी थी। BOI का ये काम था कि वो ये काम सर अंजाम दे। प्राइवेटाइजेशन कमीशन का काम था कि ऐसे अदारे सामने रखे। ये 2 इदारे थे, BOI कनेक्टिविटी और प्राइवेटाइजेशन कमीशन, ये चीज़ें सामने रखे। मेरा ख्याल है कि हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि इन दोनों अदारों की जो कारकर्दगी है वो उस सतह पर नहीं रही है। फिर चारों प्रोविंसेस पे जाइए, ऐसा नहीं है कि सारा बोझ फेडरल गवर्नमेंट पे डालें। चारों प्रोविंसेस पे जाइए, PBIT, जिसका क्या मतलब है, ये जो हमने इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के फ्रेमवर्क्स, ये पंजाब का नाम ले रहा हूँ, उसमें बनाए, इसी तरह बाकी जगह पे। सो उनका भी जो कारकर्दगी है। फिर ओवरऑल ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स इस मुल्क में बहुत ज़्यादा रही है, रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है, रेगुलेटरी जो इंटरवेंशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। फिर असल बात तो ये है ना कि जिससे भी, जब भी आपने ये वादा किया, और अगर आप मैक्रो इंस्टेबल हो गए और आप लोगों के डिविडेंड्स वापस नहीं कर रहे थे, तो आप सोच सकते हैं कि नई इन्वेस्टमेंट आएगी। IMF की जब एग्रीमेंट नहीं हुई थी, जस्ट गो बैक, जब $3.5 अरब के रिजर्व्स थे मुल्क के पास, हम कैसे मुल्क को इस दहाने पर ला सकते हैं? मैं तो सोच नहीं सकता। आप डिफॉल्ट की गुफ्तगू कर रहे थे, $800 मिलियन के डिविडेंड्स रोके हुए थे, आप मांग ही नहीं सकते नई अब एक टेल विंड्स हैं, एटमॉस्फेयर इकोनॉमिक अच्छा है, मैक्रो स्टेबिलिटी है, बहुत हार्ड वन मैक्रो स्टेबिलिटी है, हायर टैक्सेस लगाकर ये हमने विन किया है इकोनॉमी को स्लो करके। अब अगर ये सारे काम करके आम्बियान सही करेंगे, तो जो आपको इस वक्त
इंटरनेशनल ग्लोबली एक कंफर्ट जोन मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि 10 मई यू डिड वेल, यू आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि आपके रवाबित अक्रॉस द बोर्ड अच्छे हों। यार कौन सा मुल्क है दुनिया में इससे बड़ी टेल विंड अपने घर को ठीक करने की क्या होगी कि हम हंसकर अमेरिका से बात करते हैं, कंफर्टेबली बात करते हैं। चाइना आज भी वैसे ही है कि एक डेप्थ है फ्रेंडशिप की, और अक्रॉस द बोर्ड सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, किसी को देख लें, वी हैव अ गुड रिलेशनशिप। अच्छा सर, असल बात ये फरमाइएगा डॉक्टर साहब कि अब फिर हिज हाइनेस रॉयल प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान साहब, उनका दौरा मुतवक्को है पाकिस्तान का। तो एक तो ये कि क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब बात सिर्फ फाइलों से निकल के अमलन कुछ जाएगी, वो रिफाइनरी हो या दूसरी चीज़ें। दूसरे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि जी सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं उनको आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरबियत जो है उसके लिए फंडिंग करेगा। ये सारा मामला जो है, क्या आप इसको किस नज़र से देखते हैं? So let me quickly answer the second one. देखिए, पाकिस्तान में 40,000 ग्रेजुएट पैदा होता है ITES का, और उसमें से 10,000 ही ऐसा होता है जो कैपेबिलिटी रखता हो पाकिस्तान की इस सर्विस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का। बाकियों की ये क्वालिटी नहीं है। अगर अपग्रेड कर सकते हैं तो ज़रूर कर लें। आई होप कि वो पाकिस्तान वापस आकर पाकिस्तान की तरफ से एक्सपोर्ट अर्निंग करें। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अपने जो अदारे हैं उनको ठीक करने के लिए बूट कैंप्स, मैं ये हमेशा समझाता हूँ कि अर्लीस्ट दैट यू कैन डू इज कि आप 2-3 महीने की इनकी अगर ट्रेनिंग करना चाहते हैं, AI में करना चाहते हैं, इन्फोटेक्स में करना चाहते हैं, जिन चीज़ों में भी करना चाहते हैं, उसके लिए रियली क्वालिटी जो लोग हैं बाहर उनको ऑनलाइन हायर करें और ये करवाएं काम। सऊदी अरेबिया से करवाना चाहते हैं, वहाँ से करा लें। जो पहली बात आपने पूछी कि 100 दफ़ा आए, सऊदीज एक दरीना दोस्ती है, मुसलमान मुल्क है, हमेशा मदद को आया है। बट यार कब तक हम मदद ही मांगते रहेंगे? सो डू योर होमवर्क द बेस्ट। अच्छा सर, इसी से सर एक और बात है। सवाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ये भी ख्वाहिश है कि फौरी तौर पे 10 लाख जो पाकिस्तानी हैं, ख़ास तौर पे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, उनको सऊदी अरब में सेटल किया जाए। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या आपको ये फौरी तौर पे मुमकिन नज़र आ रहा है? सो रियली क्विकली, ये पहले वाले का कि जब वो उन्होंने आना हो तो अपनी प्रेपरेशन इस लेवल के रखिए कि बियॉन्ड द MOU वी एक्चुअली मूव इनटू अ फ्रेमवर्क जहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्लो इन करे। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, पाकिस्तान मे बी लूजिंग टैलेंट टू अब्रॉड। सारे ममालिक, चाइना ने वीज़े खोले हुए हैं, ऐसे अमेरिका पहले बहुत करता था, सारे ममालिक जो है, ऑस्ट्रेलिया करता है, कनाडा करता है, अब सऊदी अरेबिया कर रहा है। दे ऑल अंडरस्टैंड वन थिंग सर, दैट थिंग इज कि टैलेंट जहां जहां पड़ा है दुनिया में वो उठा लोगे तो वही इंटेलेक्ट बन जाएगा उस मुल्क का। Try and understand this. If you lose your best people to all the countries, then who is going to take Pakistan forward? डॉक्टर साहब, बड़ी बात है जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, और आपने निशानदेही भी की है कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे मुआहदे होते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। लेकिन अभी जो हालिया अगर बात की जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है मुआशी लिहाज से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहा है। इक्तिसादी रिपोर्ट भी आई है, आलमी रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि पाकिस्तान इक्तिसादी जायज़ा में अपग्रेड, मईशत मजबूत होने का इंडिया दिया है। ये भी एक देखा जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि सोने की कीमतें भी जो हैं वो सस्ती होने जा रही हैं और हो रही हैं। तो ये जो तब्दीली रोनुमा हो रही है, क्योंकि हम पिछले काफ़ी अर्से से देख रहे थे सोना चढ़ाव की तरफ जा रहा था, उसकी कीमतें बढ़ती जा रही थी। बिल्कुल आपकी बातें दुरुस्त हैं, ये इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ये वो वक्त है कि पाकिस्तान अपने घर को उस तरह अस्तवार कर ले कि लोग इसलिए नहीं पाकिस्तान है बिकॉज वी गो एंड आस्क देम फॉर इन्वेस्ट, वो इसलिए पाकिस्तान है कि दे थिंक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन पाकिस्तान इज अ गुड स्टोरी, गुड एनर्जीज, good labor productivity, good deregulated economy, money movement is not curtailed, exchange rate flexibility is there. ये हैं वो सारी चीजें जो एम्बियंस क्रिएट करेंगी। और जो आपने सोने का जिक्र किया, मैं पब्लिक के लिए बता दूं, पाकिस्तान में सोने की कीमत का कोई ताल्लुक नहीं है लोकल डोमेस्टिक मार्केट से, एब्सोल्युटली सिफर ताल्लुक है। ये दुनिया की जो सोने, पाकिस्तान ना दुनिया सोना प्रोड्यूस करता है, सारा सोना जो है वो बाहर से इंपोर्ट होता है। जब सोने की कीमत $4,200 तक चली गई थी तो ये बहुत ऊपर चला गया था। इस वक्त मैं अभी चार्ट देख रहा था, $4,000। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब इसी पे जरा थोड़ा सा एक सवाल ले लें कि क्योंकि
ख़ास तौर पे ख़वातीन की तो बहुत दिलचस्पी है ना सोने में। लेकिन सर ये फरमाइएगा कि पूरी दुनिया में बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि अब जो आलमी मालियाती इदारे हैं या जो मुल्क हैं वो अब अपने रिज़र्व जो हैं दोबारा डॉलर की बजाय वो सोने की तरफ गए हैं। इसलिए एक बुनियादी वजह ये भी है सोने की कीमतों में इजाफे की। तो कोई खुशखबरी ये सुनाएं कि क्या आलमी सतह पर सही को ऐसे हालात बनने जा रहे हैं कि जिससे आम हमारे जैसा आदमी अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी दोस्त को अंगूठी गिफ्ट कर सके सस्ते सोने की लेके? जरूर गिफ्ट करें। आई मीन गिफ्ट इज मतलब वैसे ही इस्लाम में कुर्बत बढ़ाती है आपस में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, बहनों में, भाइयों में, बेगमात में, ये तो ज़रूर करें। दूसरी बात यह है कि देखिए सोने की जो कीमत है वो इसलिए बढ़ी है कि बहुत सी जो मेजर इकॉनमीज़ हैं उन्होंने सोना ख़रीदा है एज अ रिज़र्व, डॉलर से निकलने की कोशिश की है और उसकी वजह वीकनिंग ऑफ डॉलर है, और ये भी है कि इंटरेस्ट रेट डॉलर के कम आ रहे हैं। तीसरी वजह सोने के बढ़ने की यह है कि एक्विटीज़ यानी कि मार्केट्स में इन्वेस्ट करने की बजाय वो इसको स्टोर ऑफ वैल्यू समझते हैं, इसलिए इन्वेस्ट किया है। अब इन सब चीज़ों को देखें, ये सब चीज़ें शायद कायम हैं, सोने ने एक ब्रीदर लिया है, बट आई डोंट थिंक कि कीमत बहुत ज़्यादा यहाँ से नीचे जाती दिखाई दे रही है। अभी एक $200 का ब्रीदर एट द इंटरनेशनल प्राइस ज़रूर आया है, लोकल भी कीमत कम हुई है, बट बहुत ज़्यादा डिप आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बिकॉज ये एक अब कहते हैं जो फंड मैनेजर्स हैं, और मैं कई लोगों से बात करता हूं अब्रॉड, कि पार्ट ऑफ अगर आपने $100 आपकी वेल्थ है तो उसमें से $5 जरूर या ₹5 जरूर जो हैं वो सोने में इन्वेस्टेड रखिए। ये एक अच्छी स्टोर ऑफ वैल्यू है और इन्फ्लेशनरी हेज है। इसका मतलब है कि जितना इन्फ्लेशन होगी दुनिया में 5-7% हो रही है, तो ये सोने की कीमत उतनी हर साल बढ़ेगी, तो आपकी जो कुव्वत खरीद है इस पैसे की जो इसमें पड़ी है वो टूटेगी नहीं। औरतों को आहिस्ता आहिस्ता खरीदते रहना चाहिए, मर्दों को भी खरीदते रहना चाहिए। पार्ट ऑफ योर वेल्थ शुड बी इन gold. That's a true thing, up to 5%. I think that seems to be the logical thing to do.